कि बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो कंसेप्ट हैं उसमें हमारे पास में इनहेरिटेंस भी क्या है, एक कंसेप्ट है। ठीक है, अब इनहेरिटेंस क्या होता है ये तो हमें पता है, लेकिन एग्जैक्टली इनहेरिटेंस के बारे में यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ 2-3 लाइंस जो है वो डिस्क्राइब की है। बेसिकली हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट्स को देख रहे थे। ठीक है, तो इसमें इनहेरिटेंस भी एक कंसेप्ट है। क्या होता है इसका मतलब आपको पता है कि बेसिकली हम क्या करते हैं, नई क्लासेस बनाते हैं। ठीक है, और बेसिकली नई जो क्लासेस हैं वो एग्जिस्टिंग क्लास को यूज करके हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पर हम क्रिएट कर सकते हैं, जो कि रियल लाइफ का एग्जाम्पल है, उसको हम इनहेरिटेंस के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हमने इसके टाइप्स भी देखे थे, अलग अलग टाइप्स, टोटल 6 टाइप्स यहाँ पर C++ में इनहेरिटेंस के पॉसिबल है, ऐसा हमने डिस्कस किया था। और बेसिकली कोड को हम रीयूज कर सकते हैं, यानी कि पेरेंट क्लास के फंक्शंस को हम क्या कर सकते हैं, चाइल्ड क्लास में कॉल कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट्स बनाकर ही हम उस पर काम करें, डायरेक्टली भी पेरेंट क्लास के फंक्शंस को हम कॉल कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हमने इसको देखा भी था। जो नई क्लास क्रिएट होती है वो तो डिराइव्ड क्लास कहलाती है, और जो सिंपल एग्जिस्टिंग क्लास है वो सिंपल क्या कहलाएगी, बेस क्लास। ठीक है, इसके अलावा सब क्लास और सुपर क्लास भी यही दो कंसेप्ट है। सब क्लास मतलब चाइल्ड क्लास और सुपर क्लास मतलब पेरेंट क्लास। ठीक है, तो सब क्लास जो होती है चाइल्ड क्लास, उसमें पेरेंट क्लास के सारे फीचर्स जो है वो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो पर्टिकुलर फीचर्स का मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टीज और उनके फंक्शन से। ठीक है, तो अगर वो सिंपल पब्लिक मेथड्स हैं और सिंपल प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं तो हम चाइल्ड क्लास में यूज कर ही सकते हैं, ऐसा हमने समझा था। ठीक है, एक्सेस स्पेसिफायर्स हमने देखे थे, विजिबिलिटी मोड्स भी डिस्कस किए थे इस टॉपिक में। ठीक है, देन सिंपल जो कंसेप्ट है हमारे पास में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, उसका जो लास्ट पार्ट है वो है मैसेज पासिंग का। ठीक है, ऐसे ही कुछ कंसेप्ट आपने जावा में भी शायद देखा होगा। यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। कैसे कम्युनिकेट, और कम्युनिकेट करना क्यों है, बेसिकली सिंपल, अगर एक क्लास के डेटा की मतलब एक क्लास के मेंबर्स की वैल्यू को अगर हम क्या करना चाहते हैं, या सिंपल एक क्लास के फंक्शंस को हम दूसरी क्लास में अगर यूज करना चाहते हैं, ठीक है, तो मैसेज पासिंग के थ्रू पॉसिबल है। या मैं यूं कहूँ कि सिंपल हम एक ऑब्जेक्ट के थ्रू दूसरे ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, और कम्युनिकेशन के लिए बेसिकली इंफॉर्मेशन सेंड करनी होती है एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट को। ठीक है, और यही मैंने डिस्क्राइब किया है। तो जो उसका थर्ड पॉइंट है वो देख लेते हैं। मैसेज पासिंग जो है बेसिकली उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, सिंपल हम जिस ऑब्जेक्ट को क्या करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, यानी कि सिंपल उसके फंक्शंस को कॉल करना चाहते हैं। ठीक है, या सिंपल उससे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो हमें उस सेकंड ऑब्जेक्ट का नाम देना होगा। ठीक है, और इसके अलावा पर्टिकुलर कौन सा फंक्शन उस ऑब्जेक्ट के साथ में हम उस ऑब्जेक्ट का कॉल करना चाहते हैं वो भी हमें यहाँ पर मेंशन करना होगा। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल इसको एक फंक्शन के फॉर्मेट में बताऊं तो ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि मैसेज जो है हमारे पास में, उसमें हमें सबसे पहले सेकेंड ऑब्जेक्ट का नाम लिखना होगा। ठीक है, और उसका कौन सा फंक्शन जो है वो कॉल करना है। ये इस तरीके से आप मैसेज पासिंग के आर्ग्यूमेंट को समझ सकते हो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट भी यही है कि वो बेसिकली एक रिक्वेस्ट है। अ मैसेज फॉर एन ऑब्जेक्ट इज अ रिक्वेस्ट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसीजर एंड therefore will invoke a function in the receiving object, ठीक है, that generates the desired result। मतलब कहने का मतलब सिंपल सा है कि जो ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को मैसेज पास कर रहा है, ठीक है, वो एक रिक्वेस्ट कर रहा है ताकि उस दूसरे ऑब्जेक्ट के फंक्शंस को क्या कर पाए, कॉल कर पाए। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जो उसको रिजल्ट चाहिए वो जनरेट कर पाए। ठीक है, तो ये तो बात हो गई मैसेज पासिंग की। यहाँ तक अगर कोई डाउट है, इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एडवांटेजेस। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ एडवांटेजेस की बात कर रही हूँ, डिसएडवांटेजेस मैंने यहाँ पे शो नहीं किए हैं। सिंपल, अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं तो देखिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक रिप्रेजेंटेशन बताया है। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था कल की क्लास में कि जो बेसिकली सी लैंग्वेज है वो प्रोसीजरल बेस्ड होती है। प्रोसीजर, मेथड और फंक्शन, ये तीनों टर्म्स सेम ही है। ठीक है, प्लस सी में हमने ये भी पढ़ा था टॉप डाउन अप्रोच फॉलो होती है। ठीक है, किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी एल्गोरिथम को लिखने की दो अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, एक तो टॉप डाउन और एक सिंपल अगर हम कहें तो बॉटम अप अप्रोच।
जिसमें से मैंने बताया था सी फॉलो करता है टॉप डाउन अप्रोच को, ठीक है। और सी प्लस प्लस जो है वो टॉप डाउन को तो फॉलो करता ही है, क्योंकि सी के फीचर्स भी हम सी प्लस प्लस में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सी प्लस प्लस जो है वो मेनली बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो सी प्लस प्लस फॉलो करता है, ठीक है। अब अगर मैं सी की बात करूं तो मैंने कहा था कि आप फंक्शन जो है, बेसिकली जितने फंक्शंस बना रहे हैं अपने प्रोग्राम को आप अलग अलग मॉड्यूल्स या फंक्शन में डिवाइड कर देते हो, ठीक है। तो सारे फंक्शंस क्या कर सकते हैं, किसी ग्लोबल डेटा को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो गया। लाइकवाइज मैं अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करूं तो बेसिकली ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, वो क्या करेंगे, फंक्शंस को कॉल करते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट किसको यूज करते हैं, डेटा मेंबर्स को, मतलब जिस क्लास के ऑब्जेक्ट्स हमने क्रिएट की हैं उनके डेटा मेंबर्स को कौन यूज करता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, क्लास के फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और क्लास हमारे पास में एक हमने पढ़ा था एक सिंपल यूनिट होती है। कौन सी यूनिट, कैसी यूनिट, वो मैं बता देती हूँ। सिंपल मैंने बताया था क्लास जो यूनिट होती है उसमें डेटा और फंक्शन दोनों बाइंड होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो डेटा होता है वो क्लास का पार्ट होता है, ग्लोबली हम उसको डिफाइन नहीं करते हैं। डेटा और फंक्शन जो कि क्या होते हैं, किसी स्पेसिफिक क्लास का पार्ट, ठीक है। और क्लास को यूज करने के लिए तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट हमें बनाने ही पड़ते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये डायग्राम जो है वो शो किया गया है कि ऑब्जेक्ट के डेटा को कौन यूज करेंगे, फंक्शन, और फंक्शन ऑब्जेक्ट के साथ हम कॉल कर सकते हैं। देन अब ये तो बात हो गई उनके रिप्रेजेंटेशन की। अच्छा, एक बात और क्लियर कर दूं, जावा में आपको सर ने ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन डायग्राम्स भी पढ़ाए होंगे, ठीक है। तो सी प्लस प्लस में भी वो डायग्राम्स बिल्कुल सेम है। तो आप वो तीनों डायग्राम्स अच्छे से पढ़ के जाइएगा एग्जाम में, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। और इसके अलावा अगर हम एडवांटेजेस देखें तो रीयूजेबिलिटी का एक एडवांटेज है। ये रीयूजेबिलिटी का एडवांटेज क्यों है, क्योंकि इनहेरिटेंस जो है वो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टर्मिनोलॉजी में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एग्जिस्ट करती है। इसलिए हम कोड को क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। सीधा सा मतलब ये है कि अगर एक क्लास में कुछ फंक्शंस हैं और वही अगर हम दूसरी क्लास में यूज करना चाहते हैं तो हम क्या करें, इनहेरिटेंस को यूज कर ले, ठीक है। पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन बनाकर हम सिंपल यहाँ पर रीयूज कर सकते हैं किसी भी क्लास के कोड को, ठीक है। मॉड्युलैरिटी भी एक अपने आप में एडवांटेज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। सिंपल यहाँ पर यही लिखा है कि एज वी मॉडलाइज द प्रोग्राम इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, तो इजी हो जाता है प्रोग्राम को क्या करना, मॉडिफाई करना, ठीक है। और अगर प्रॉब्लम आती भी है तो भी उसको हम क्या कर सकते हैं, उसमें या तो नए फीचर्स ऐड करके उसको सॉल्व कर सकते हैं या पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग के फीचर्स को और एनहांस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई मॉड्युलैरिटी की। देन यहां तक कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। देन टर्म है फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, तो देखिए फ्लेक्सिबिलिटी का जो कंसेप्ट है वो क्यों ऐड किया गया है, इसका रीजन सिर्फ इतना सा है क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो सी प्लस प्लस में एग्जिस्ट करती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एग्जिस्ट करती है, जिसका हमने मतलब समझा था मैनी फॉर्म। मतलब आप एक फंक्शन बनाते हो और अलग अलग सिग्नेचर के साथ उसको क्या कर सकते हो, वापस से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। इससे फायदा क्या होता है कि अगर हम सिंपल एक दो आर्ग्यूमेंट के लिए फंक्शन बनाना चाहें, और इसके अलावा हमने टेम्पलेट्स भी पढ़े थे सी प्लस प्लस में, ठीक है। तो यहाँ हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करने को मिल जाती है। किस केस में, अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म के केस में हमने पढ़ा भी था वर्चुअल फंक्शन, प्योर वर्चुअल फंक्शन, और इसके अलावा हमने मेथड ओवरलोडिंग पढ़ी थी, ठीक है, और ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी पढ़ी थी। ऑपरेटर को नया मीनिंग भी दे सकते हैं, प्लस हम एक ही फंक्शन को क्या कर सकते हैं, फंक्शन का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, एक ही फंक्शन को आप मल्टीपल टाइम डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे प्रोग्राम को एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। 1000 फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स के लिए, एक फंक्शन बनाओ
और अलग अलग आर्ग्यूमेंट सिग्नेचर के साथ आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो बात हो गई फ्लेक्सिबिलिटी की। और अगर मैं बात करूं मेंटेनेबिलिटी की, तो देखें ये भी एक एडवांटेज है किसका, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। कुछ एडवांटेजेस तो आपने जावा के साथ में भी देखे ही थे, यहाँ पर भी एक तरीके से एड ऑन ही है C++ में ये एडवांटेजेस। ठीक है, तो बेसिकली कोड को मेंटेन करना इजी होता है। ठीक है, तो क्या पॉइंट है देख लेते हैं। मेंटेनिंग कोड इज इजियर एज इट इज इजी टू ऐड न्यू क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा विदाउट मच रिकंस्ट्रक्टिंग और चेंजेस। ठीक है, तो मतलब ज्यादा हमारे पास में बर्डन नहीं है कि बार बार हम क्लासेस बनाए, बार बार हम कोड को क्या करें अपना मतलब चेंज करते रहें। ठीक है, तो ये कहलाएगा मेंटेनेबिलिटी कि हम उसको इजीली जो एग्जिस्टिंग कोड है उसको भी मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, और नया कोड जो है उसको बनाने के लिए हमें स्टार्टिंग से चेंज नहीं करना पड़ेगा अपने कोड में। देन इंफॉर्मेशन और डेटा को हम हाइड भी कर सकते हैं। हमने पढ़ा था ये कंसेप्ट जो है वो किसके थ्रू इम्प्लीमेंट होता है। इस कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने पढ़ा था कि हमारे पास में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन का एक कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं। क्लास के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन क्या है, जो कि बेसिकली क्लास के डेटा मेंबर्स हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। इस तरीके से हम डेटा और इंफॉर्मेशन को हाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात हो गई, हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे। ठीक है, वो एग्जैक्टली किस तरीके से हम उनका थ्योरी वे में उनको समझा के आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट ओवर होते हैं। देन अब कुछ प्रोग्राम्स है जो कि इनको एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग मेंशन किया हुआ है, तो आगे प्रोसीड करने से पहले एक बार आप देख लीजिए, कोई भी कंफ्यूज देखें। अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में मुझे सिर्फ इतना सा आपको एक्सप्लेन करना है कि OF स्ट्रीम जो हमारे पास में एक क्लास है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट बनाकर हम किसी अपेंड मोड पे कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सीधा सा इतना सा मतलब ही समझना है कि हमने फाइल ऑब्जेक्ट ओरिएंट सॉरी यहाँ पर जो हम फाइल हैंडलिंग की बात करें उस केस में हम फाइल तो ओपन कर रहे हैं, लेकिन फाइल को अपेंड मोड में ओपन कर रहे हैं। ठीक है, और राइटिंग मोड के लिए ओपन करें तो सीधा सा मतलब ये है अपेंड मोड में ओपन की, तो फाइल में अगर कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ओवरराइट नहीं होगा, उसमें और एडिंग हो जाएगी, उसमें और एडिशन हो जाएगा। यानी कि जो डेटा है उसके एंड में जाकर और क्या हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा। अपेंड का मतलब हमेशा एंड में ही ऐड करना होता है। ठीक है, तो ये पॉसिबल है कब, जब हमने फाइल को राइटिंग मोड में ओपन कर रखा है। रीडिंग मोड में तो अपेंड मोड वैसे ही काम नहीं करेगा। क्या मतलब, अगर हम रीडिंग मोड में अपेंड मोड यूज करें। ठीक है, और इसी के साथ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट भी मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं इस प्रोग्राम में, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के थ्रू हम फाइल का इनपुट लेने वाले, मतलब फाइल का नेम जो बेसिकली उसका पाथ है उसका मैं इनपुट लेने वाली हूँ। ठीक है, तो देखिए कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट कैसे देते हैं ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कुछ इस तरीके से। हमें मैंने आपको बताया था कि हमें जो डॉस शेल ओपन करना होता है वहां पर जाके हमें पाथ देना होता है कि बेसिकली हमारी जो exe फाइल है वो कहाँ पर सेव होती है। ठीक है, और exe फाइल कैसे बनेगी, सबसे पहले प्रोग्राम आप कंपाइल करें, देन F9 प्रेस करें। ठीक है, तो exe आपको क्रिएट करनी जरूरी रहेगी। कब, अगर आप कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं तो। ठीक है, देन आप जब डॉस शेल पर आ जाएंगे वहां पर वो पाथ दे दीजिए जहां पर आपकी exe फाइल एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, विदाउट exe फाइल ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट जो है वो सिंपल जो तौर पर हमने सीखे थे वो वर्क नहीं करेंगे। हालांकि एक और भी तरीका मैंने आपको बताया था क्लास में जिसके थ्रू आप काम कर सकते हो, बट exe फाइल रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इस केस में ये जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है वो किस रेफरेंस में किया है, ये मैंने बात की है डॉस शेल की। ठीक है, जहां पर हमें सिंपल क्या करना होगा, जो आर्ग्यूमेंट्स है उनको मेंशन करना होगा। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट 0 इंडेक्स पे जो हमारे पास में आर्ग्यूमेंट होता है वो तो डेफिनेटली क्या होता है, फाइल का नाम, exe फाइल का नाम। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोग्राम जो था हमारे पास में
ये था, और इसका नाम मैंने सेव किया हुआ था 2625। ठीक है, और ये बेसिकली क्या है, इसका जो 1 इंडेक्स पे जो मैंने आर्ग्यूमेंट दिया, यानी कि जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट है, वो बेसिकली एक पाथ, मतलब पूरा एक फाइल का नेम है, एक इंक्लूडिंग पाथ, या यूं कहूं कि पाथ है जहां पर वो फाइल F62 एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट जो है वो कहाँ जाके स्टोर होता है, ये स्टोर होता है यहाँ पर। ठीक है, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के केस में 2 अलग अलग आर्ग्यूमेंट हमें मेन में पास करने होते हैं, ऐसा हमने पढ़ा था। एक तो होता है काउंट, ठीक है, नाम आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इंटीजर होता है। और सेकेंड आर्ग्यूमेंट होता है कैरेक्टर पॉइंटर। ठीक है, जिसमें कि बेसिकली जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं वो स्टोर होते हैं। ठीक है, तो देखें, आप चाहो तो फाइल का नाम विदाउट कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट भी ले सकते हो, जैसा कि हमने पहले प्रोग्राम्स में देखा था। इसके अलावा मैं अभी आपको सिर्फ कमांड लाइन का यूज बताने के लिए यहाँ पर ये प्रोग्राम मेंशन किया है। तो देखें, ये तो जीरो इंडेक्स था। ठीक है, जीरो इंडेक्स पे तो डेफिनेटली ही क्या होता है, प्रोग्राम जो होता है उसकी exe फाइल का नेम जो होता है वो सेव रहता है। ठीक है, तो उसमें तो हमें कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एग्जैक्टली हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड जो आर्ग्यूमेंट है जो कि फर्स्ट इंडेक्स पे एग्जिस्ट कर रहा है, उसका नेम मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, और ये क्या है, ये देखें, मैंने OF स्ट्रीम क्लास को यूज किया है और उसका सिंपल एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है। क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर मैं फाइल को राइटिंग मोड में ओपन करना चाह रही हूँ, मतलब फाइल में डेटा ऐड करना चाह रही हूँ। प्लस फाइल अगर बनी हुई है, ठीक है, और फाइल में कुछ डेटा है, ठीक है, तो मैंने फाइल को अपेंड मोड में भी ओपन किया है। और मैं ये मान के चल रही हूँ कि जो फाइल है उसमें डेटा लिखा हुआ है अजमेर इंडिया। ठीक है, और कैसे पता चल रहा है अपेंड मोड में ओपन हुआ है, तो देखे iOS लिखा है मैंने और उसके साथ में APP लिखा है, मतलब फाइल जो है वो अपेंड मोड में ओपन हुई है। अब जो डेटा ऐड होगा वो इस ए लेटर के बाद, यानी कि इस पर्टिकुलर जो एंड ऑफ फाइल है उसी के बाद ही क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, अब देखें कैसे किया है। यहाँ पर मैंने इस पर्टिकुलर फाइल को ओपन तो कर लिया, लेकिन हो सकता है मैंने यहाँ पे कुछ नाम गलत दे दिया, तो मैंने इसको भी यहाँ पे चेक करवा दिया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नाम गलत दे दिया है, पाथ गलत दे दिया है। ठीक है, तो इस केस में मैंने यहाँ पे इसका इनवैलिड जो सिनेरियो है वो चेक करवाया कि कहीं इनवैलिड तो नहीं है, और अगर इनवैलिड नहीं है तो आगे प्रोसीड किया है। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, सिंपल HELLO, ये अल्फाबेट जो है, अब पुट हमेशा एक ही अल्फाबेट राइट करके आता है, एक ही कैरेक्टर राइट करके आएगा। तो देखिए कैरेक्टर्स जो है मैंने राइट किए हैं, और कहाँ पर राइट हो जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर आपके पास में राइट हो जाएंगे ए के बाद। ठीक है, और अगर मैं आउटपुट की बात करूं, तो देखें आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए वापस से मैंने क्या किया है, IF स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, और ऑब्जेक्ट बनाने के साथ ही सिंपल हमें रीड करने का तो तरीका पता ही है, बस इतना सा नया है कि जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है उसके सिंपल आर्ग्यूमेंट्स में हमने यहाँ पे सिंपल किसी पाथ का नाम ना लिख के सिंपल कमांड लाइन में जो हमने डेटा लिया है, इन आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं, उसको मेंशन किया है। बस ये ही नया है इस प्रोग्राम में। ठीक है, और अपेंड मोड में फाइल को कैसे ओपन किया ये यहाँ पर हमने समझा। ठीक है, तो अपेंड मोड में फाइल जो है अगर ओपन होती है, तो फर्स्ट टाइम अगर आपने फाइल क्रिएट नहीं कर रखी है कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप नेक्स्ट टाइम फाइल को इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को वापस से एग्जीक्यूट करेंगे, तो जो एग्जिस्टिंग डेटा है क्या होगा, उसी में ही ऐड होना, मतलब अपेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देन मैंने यहाँ पे रीडिंग का काम तो आपको बता रखा है कि गेट फंक्शन जो है वो बेसिकली क्या करता है, डेटा को गेट करेगा, यानी कि रीड करने का काम करता है। ठीक है, अगर हम बात करें रीडिंग की, तो देखें मैंने यहाँ पे डेटा को फिर रीड मोड में मतलब फाइल को रीड मोड में उसी फाइल को ओपन किया है। ठीक है, तो पहले देखें फाइल को मैंने राइटिंग मोड में ओपन किया था, तो एक बार क्लोज जरूर किया है, क्योंकि मैंने बताया था कई बार इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो डेफिनेटली पहले आप फाइल को क्लोज कर दो। अब क्लोज करने के बाद मैंने उसी फाइल को कौन से मोड में, कौन सी फाइल को कैसे पता चल रहा है, हमने देखे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के केस में यहाँ पर जो फर्स्ट इंडेक्स लिया था ये, ठीक है, उसी का ही नाम मैंने देखे यहाँ पे आउटपुट मोड के लिए ओपन किया है, उसको यूज किया है।
और वही जो आर्ग्यूमेंट है उसको मैंने सिंपल IFStream क्लास के ऑब्जेक्ट में एज अ आर्ग्यूमेंट पास किया है। ठीक है, अब देन रीड हुआ है डेटा। ठीक है, तो एट द एंड जब हम आउटपुट डिस्प्ले करेंगे, ठीक है, तो अगर फाइल में डेटा लेट्स से कि यहाँ पर अजमेर इंडिया लिखा हुआ था, तो यहाँ पर आपको अजमेर इंडिया जो है वो विजिबल हो जाएगा डेटा, और साथ में हेलो जो डेटा है वो भी क्या हो जाएगा, आपको विजिबल हो जाएगा। ठीक है, कब, जब आप डेटा जो है आपका उसको रीडिंग मोड में, फाइल को रीडिंग मोड में ओपन करके आप उसको डिस्प्ले करवाएंगे तो। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सिंपल डेटा किस तरीके से हम अपेंड मोड में काम करेंगे, फाइल को अपेंड मोड में ओपन किया और डेटा को किस तरीके से रीड और राइट किया। ठीक है, अब देखें आपका जो क्वेश्चन था कि ATE और APP में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो देखें अगर मैं बात करूं ATE, दोनों का ही काम एग्जैक्टली अगर हम समझें तो देखें APP भी क्या करता है, फाइल का जो पर्टिकुलर फाइल को ओपन करेगा, और जो राइटिंग का काम है, यानी कि हर बार राइटिंग का काम हमेशा एंड से ही स्टार्ट होगा। जनरली जब हम फाइल को राइट करते हैं तो हम APP मोड जो है वो यूज करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं APP मोड की, ठीक है, तो इस मोड में जब मैंने फाइल को ओपन किया है, तो अगर मैं यहाँ पर seekg फंक्शन यूज करूंगी तो एग्जैक्टली यहाँ जो कर्सर है वो किसी भी पोजीशन पे मूव नहीं करेगा। वो डेटा हमेशा लास्ट में जो लास्टिंग मतलब एंडिंग जो फाइल का पॉइंट है, यानी कि एंड ऑफ फाइल, वहीं पर ही क्या होगा, एंड होगा। मतलब कभी भी हम कर्सर को रीपोजिशनड नहीं कर सकते। किस केस में, अगर हमने फाइल को कौन से मोड में ओपन किया है, APP मोड में। राइटिंग मोड के केस में हम APP यूज करते हैं, रीडिंग मोड के केस में तो APP का कोई यूज नहीं है। बट अगर मैं बात करूं ATE, बेसिकली इस मोड को जब हम यूज करते हैं तो IFStream के साथ भी यूज कर सकते हैं और OFStream के साथ भी यूज कर सकते हैं। अब इसका क्या फायदा, इसका फायदा ऐसा हमने देखा था कि बेसिकली जब फाइल ओपन होगी तो जो पर्टिकुलर पॉइंटर है फाइल का, यानी कि जो फाइल में जो कर्सर होता है वो कहाँ पर प्लेस्ड हो जाएगा, एंड पे। और यहाँ पर भी यही होता है कि बेसिकली जैसे जैसे हम राइट कर रहे हैं वो हमेशा कर्सर को एंड में जाकर ही प्लेस करता जाएगा, कर्सर को एंड में प्लेस करेगा और राइट करता जाएगा। तो हर एक राइटिंग मोड के साथ जो है कर्सर लास्ट में जाएगा और डेटा प्लेस होगा। जबकि यहाँ पर डेटा अगर एंडिंग मोड में चला गया, यानी कि एंड ऑफ फाइल पे चला गया, ठीक है, तो डेटा जो है हम चाहे फाइल को रीड मोड में ओपन करें या राइट मोड में ओपन करें, ठीक है, तो एंड से बेसिकली हम डेटा को रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। लेकिन अब डिफरेंस क्या हुआ, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही हो गए। तो देखें डिफरेंस की बात जहां मैं बताऊं तो बेसिकली फाइल ओपन होने के बाद कर्सर जो है वो एंड ऑफ फाइल पे तो आ गया, लेकिन हम चाहे तो इस मोड में जो कर्सर है उसको उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं सीक जी का यूज करके। अगर आपने रीडिंग मोड में ओपन किया है तो सीक जी यूज कर लो, और अगर राइटिंग मोड में ओपन किया है तो आप सिंपल क्या यूज कर सकते हो, सीक पी। ठीक है, तो बेसिकली कर्सर के रिपोजिशन के लिए यहाँ पर ये मोड अगर आप यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर है। जबकि इस मोड में हर बार आप जब डेटा को राइट करेंगे तो वो हमेशा डेफिनेटली एंड में ही होगा। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है इन दोनों मोड्स में। और एक लास्ट जो कंसेप्ट है फाइल हैंडलिंग का जो मुझे समझाना है वो ये है कि बेसिकली मैंने अभी तक आपको बताया है कि आप क्या करो, ऑब्जेक्ट बना दो, ठीक है, मतलब प्री डिफाइंड क्लास का नाम लिखो, चाहे वो IFStream हो, चाहे वो FStream हो या OFStream हो, ठीक है, और साथ में यहाँ पर आप क्या लिखो, ऑब्जेक्ट का नेम। अब उस ऑब्जेक्ट के ही बेसिकली हमने यहाँ ब्रैकेट्स में आर्ग्यूमेंट सेंड करना सीखा था, लेकिन हम चाहें तो इस केस में यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप आर्ग्यूमेंट दें, आप नेक्स्ट लाइन में भी क्या कर सकते हो, i.open फंक्शन यूज करके जो भी पाथ स्पेसिफाई करना चाहो कर सकते हो। प्लस आप यहाँ पे ये भी मेंशन कर सकते हो, देखो मैंने यहाँ पे दो मोड्स जो है वो यूज किए हैं। एक तो OUT मतलब कि मुझे फाइल को क्या करना है, राइटिंग मोड में ओपन करना है। प्लस मैंने यहाँ पे देखें सिंपल बिटवाइज और सिंबल प्लेस किया है, ठीक है, बिटवाइज और सिंबल हमने मैनिपुलेटर टॉपिक में भी देखा था। दो मैनिपुलेटर को साथ में अगर हमें ओपन करना था, मतलब उनकी स्टेट को ऑन करना था, तो हमने सेट iOS फ्लैग्स नाम से एक मैनिपुलेटर देखा था। वहां पर
हम साइमल्टेनियसली क्या करते हैं, दो मैनिपुलेटर्स को पास कर सकते हैं एज अ आर्ग्यूमेंट। यहाँ पर भी ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। तो अब इस केस में फाइल जो है वो राइटिंग मोड में ओपन हो जाएगी, प्लस जो फाइल ओपन होगी उसमें कर्सर कहाँ पर प्लेस हो जाएगा, एंड में। तो एटी का मतलब होता है एट द एंड, ठीक है। ये बेसिकली एटी का फुल फॉर्म आप बोल सकते हैं, एट द एंड, ठीक है। और बाकी सिंपल, आप जैसे काम करना चाहें कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली ओएफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते और आप चाहें तो उस केस में भी ओएफ स्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ में ओपन फंक्शन आप यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप चाहो तो वापस से मोड्स जो है वो बता सकते हो, ठीक है। तो ये बात हो गई कि हम मतलब जो प्री डिफाइंड क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। जरूरी नहीं कि यहीं पर ही फाइल का नेम जो है एज अ आर्ग्यूमेंट पास करें, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में मुझे सिर्फ इतना ही आपको एक्सप्लेन करके बताना था, दैट्स इट। बाकी रीडिंग और राइटिंग का काम जो हमने देखा था वो तो बिल्कुल सेम ही है, उसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है। राइटिंग का एक तरीका ये भी था, बट ये आपके कोर्स में है नहीं, तो मैंने यहाँ पे मेंशन जरूर किया, बट ये कोर्स में है नहीं, ठीक है। आप में से वैसे किसी ने पूछा नहीं कि क्या हम एरे को भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि एरे तो अगर मैं इंटीजर एरे ले रही हूँ तो कैसे राइट करूंगी, ठीक है। या तो आप टाइप कास्ट करो उसको, या फिर हमारे पास में एक और तरीका भी एग्जिस्ट करता है, बट वो आपके कोर्स में नहीं है, तो इसलिए मैं उसको नहीं बता रही। देन तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही यहाँ पर हमें समझना था। बाकी जो कंटेंट है वो आप ऐसे समझ सकते हो, मैंने सबसे पहले फाइल में डेटा राइट किया है, देन आफ्टर दैट मैंने वापस से उसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को यूज करके रीडिंग मोड में ओपन किया है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर भी क्या करूं, iOS ATE यूज करूं, ठीक है, तो क्या होगा, एंड से जो होगा बेसिकली वो डेटा रीड होना शुरू होगा, और एंड पे तो फाइल में कुछ डेटा होता ही नहीं है, तो इसका यहाँ पे ऐसे कोई यूज नहीं हो जाएगा। बट हम चाहें तो डेटा जो कर्सर है उसकी पोजीशन इस मोड में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने J और 90 को पहले राइट किया था, ठीक है, और देन फिर उसको रीड करने का काम किया है। तो आप इस केस में सिर्फ अगर इस मेथड को हम स्किप करें कि कोर्स में नहीं है, तो सिर्फ हमने J को राइट किया और देन उसको रीड किया, इतना समझ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम कंटिन्यू करें, तो मैंने कहा था एक डायग्राम, एक हिरारिकी भी होती है यहाँ पर, ठीक है। तो उस हिरारिकी को अगर हम देखें तो उस केस में सबसे टॉप मोस्ट जो क्लास होती है वो यहाँ पर होती है iOS, ठीक है। देन उसके बाद इसकी जो दो बेस क्लासेस होते हैं, सॉरी चाइल्ड क्लासेस होती हैं, वो है आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम। यानी कि जब हम सी आउट के साथ में वर्क कर रहे हैं तो मतलब हम इस पर्टिकुलर क्लास पे काम कर रहे होते हैं, और जब हम सी इन पे काम कर रहे होते हैं तो दैट मीन्स हम आई स्ट्रीम क्लास के साथ में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और ऐसे ही इन दोनों क्लास की जो चाइल्ड क्लास है वो है आईओ स्ट्रीम। हमने हेडर फाइल इंक्लूड करना बेसिकली सीखी थी, ठीक है, आईओ स्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल होती है, ठीक है। ऐसे ही अब अगर बात करें आई एफ स्ट्रीम और सिंपल ओ एफ स्ट्रीम, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पर एक और डायग्राम है इसके लिए, ये देखें। अगर मैं बात करूं आई स्ट्रीम, तो बेसिकली इसकी जो चाइल्ड क्लास है वो है आई एफ स्ट्रीम, जो कि फाइल हैंडलिंग के लिए यूज में आती है, कब, जब हम फाइल को रीडिंग मोड में ओपन करते हैं, ठीक है। और ओ एफ स्ट्रीम जो बेसिकली क्लास होती है वो फाइल के राइटिंग मोड के लिए काम करती है। तो फाइल हमारे पास में एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें से डेटा हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। जबकि अगर हम कंसोल पर यही काम करते हैं तो राइटिंग के लिए हमारे पास में तो क्या होता है कंसोल पर, सी आउट, और रीडिंग के लिए होता है सी इन। बस यहाँ पर इतना सा ही आपको समझना था, ठीक है। मैंने देखे यहाँ पर जो अभी बोला था कंसेप्ट, उसको इस तरीके से भी मेंशन किया है कि प्रोग्राम जो है उसमें हम फाइल का यूज करके रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कंसोल के थ्रू ये काम कर रहे हैं तो रीडिंग कीबोर्ड के थ्रू पॉसिबल है, और सी इन जो ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू पॉसिबल है, ठीक है। और अगर कंसोल पर कुछ डिस्प्ले कर रहे हैं तो सी आउट के थ्रू पॉसिबल है, बस, ठीक है। बाकी स्ट्रीम मैंने आपको समझाया था, बट मैंने एक लाइन में वापस से इसको मेंशन किया है, लेकिन मैं उसको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ।
ठीक है, तो यहाँ तक तो बात हो गई फाइल हैंडलिंग के कंसेप्ट की। देन अब जो रिमेनिंग कंसेप्ट है, रिमेनिंग जो टॉपिक है, हमारे सारे कंसेप्ट तो ओवर हो गए। अब रिमेनिंग कुछ टॉपिक है जिनको सिर्फ और सिर्फ हमें आई थिंक ज्यादा उन पे टाइम नहीं लगेगा, बट एक बार उन सारे कंसेप्ट को हमें देखना है। ठीक है, हम उनको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नया कुछ शायद एक ही कंसेप्ट मिलेगा आपको देखने के लिए, वो देख लेते हैं कि क्या है। यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो फंक्शन ओवरराइडिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। इसका मैंने सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पार्ट यहाँ पे मेंशन किया है, क्योंकि उस टाइम मैंने थ्योरी आई थिंक आपको नहीं बताई। हालांकि आप थ्योरी बुक में से पढ़ सकते हो, बट अगर मैं फंक्शन ओवरराइडिंग की बात करूं तो मैंने ये बताया था कि जब हमारे पास में पेरेंट और चाइल्ड में दोनों क्लासेस में सेम नाम के फंक्शंस हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम जो कंसेप्ट यूज होता है हमारे पास में वो कहलाता है मेथड ओवरराइडिंग या फंक्शन ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग अलग कंसेप्ट था, वो एक ही क्लास में पॉसिबल है, और ओवरराइडिंग हम अलग अलग क्लासेस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, पेरेंट और चाइल्ड के केस में हमने ये कंसेप्ट पढ़ा था। पेरेंट क्लास में जो फंक्शन होता है वो तो ओवररिडन फंक्शन कहलाता है, और वही फंक्शन जब हम चाइल्ड में भी बनाते हैं तो ओवरराइडिंग फंक्शन कहलाता है। ठीक है, दोनों क्लासेस में फंक्शन का सिग्नेचर सेम होना जरूरी होता है। जैसे कि अगर मैं शो फंक्शन चाइल्ड में भी बना रही हूँ और पेरेंट में भी बना रही हूँ, तो ऐसा कुछ हमने देखा था, इसका एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, वो सारा का सारा कंसेप्ट सेम ही है। देन नेस्टेड स्ट्रक्चर, मैंने आपको नेस्टेड क्लास तो बता दिया था। नेस्टेड स्ट्रक्चर की अगर बात करूं तो सिंपल, अगर हम एक ही वापस से स्ट्रक्चर में एक और स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो उसको हम नेस्टेड स्ट्रक्चर बोलते हैं। ऐसा हमने नेस्टेड क्लास के साथ में डिस्कस किया था। ठीक है, तो वापस से एक तरीके से ये रिविजन हो गया। ठीक है, तो एक ही क्लास, एक ही स्ट्रक्चर में हमने एक और स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया, और इस स्ट्रक्चर को यूज करने के लिए डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका ऑब्जेक्ट, जो मैं यूं कहूंगी स्ट्रक्चर के केस में रेफरेंस वेरिएबल आपको वेरिएबल जो है बेसिकली उसका बनाना जरूरी रहेगा, तभी आप इस स्ट्रक्चर को यूज कर पाओगे। ठीक है, देन और सेम हमने ये एग्जांपल देखा था क्लासेस के साथ में। ठीक है, तो वही कंसेप्ट है नेस्टेड स्ट्रक्चर के साथ में। ऐसे ही हमने कंटेनरशिप भी देखा था क्लासेस के साथ में, वैसे ही स्ट्रक्चर के साथ भी पॉसिबल है कि एक स्ट्रक्चर में हम क्या करें, दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना दी, और इस स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट जो है वो मैं अगर दूसरी स्ट्रक्चर में डिफाइन करती हूँ तो कंटेनरशिप कहलाता है। प्लस मैंने आपको क्लासेस के केस में भी बताया था कि इसके लिए यहाँ पे जो टर्म आती है वो हैज अ रिलेशनशिप कहलाती है, और इनहेरिटेंस के लिए इज अ रिलेशनशिप यहाँ पे टर्म जो है वो कहलाती है। तो क्वेश्चन आपके पास में दोनों तरीके से आ सकता है। ठीक है, तो इस टर्म को बस आपको ध्यान रखना होगा। देन अगर आगे कंटिन्यू करें, बाकी क्लासेस में हमने जो कंटेनरशिप और नेस्टेड का देखा था कंसेप्ट, वो यहाँ पर सेम ही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। देन नेक्स्ट जो हमारे पास में है कि फंक्शन जो है, बेसिकली हमने अभी तक फंक्शन से देखा था कि हम तीन तरीके से जो कंसेप्ट है उसको रिटर्न करवा सकते हैं। ठीक है, हम फंक्शन, किसी भी फंक्शन को क्रिएट करने के बाद जरूरी नहीं कि आप वैल्यू रिटर्न करवाओ, बट अगर हम वैल्यू रिटर्न करवाते हैं तो उसके तीन तरीके पॉसिबल है। एक तो हम वैल्यू रिटर्न करवा सकते हैं किसी भी फंक्शन से, एक हम एड्रेस रिटर्न करवा सकते हैं। ठीक है, हमने स्ट्रिंग के साथ भी देखा था कि बेसिकली स्ट्रिंग अगर हमें रिटर्न करवानी है तो कैरेक्टर पॉइंटर लिखना होता है, और अगर इंटीजर एरे रिटर्न करवा रहे थे तो इंट और पॉइंटर का जो साइन है वो मेंशन करना होता है। ठीक है, यानी कि इंटीजर पॉइंटर वहां में मेंशन करना रहता है। ऐसे ही अगर हम बात करें रेफरेंस की, तो किसी भी फंक्शन से हम रेफरेंस भी रिटर्न करवा सकते हैं, लेकिन रेफरेंस रिटर्न कैसे करवाना होता है वो अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में नया कंसेप्ट है। बाकी वैल्यू और एड्रेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, किसी फंक्शन से एड्रेस कैसे रिटर्न करवाएंगे और किसी एक फंक्शन से रेफरेंस कैसे रिटर्न करवाना है, ये अभी हमें देखना है। ठीक है, और वैल्यू और एड्रेस हम देख चुके हैं। तो देखें, आगे कंटिन्यू करने से पहले यहां तक कोई डाउट? देन अगर हम देखें तो यहाँ पर कंसेप्ट है हमारे पास में रिटर्न बाय रेफरेंस। ठीक है,
तो देखें रिटर्न बाय रेफरेंस का मतलब क्या है कि हम किसी फंक्शन से किसी पर्टिकुलर वेरिएबल का रेफरेंस रिटर्न करवा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले अगर हम बात करें किसी नॉर्मल फंक्शन की, ठीक है, अगर नॉर्मल फंक्शन होता तो हमें डेफिनेटली फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखना होता और क्या लिखना होता, फंक्शन का नेम, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने यही लिखा है और जो हम आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे मेंशन करना चाहें वो हम मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि फंक्शन से रिटर्न करवा रहे रेफरेंस को, तो रेफरेंस के लिए हमेशा हमें क्या मेंशन करना होता है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। तो देखें यहाँ पर मैंने क्या किया, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर मेंशन किया है और एग्जैक्टली ये फंक्शन क्या कर रहा है, दो वैल्यूज में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो रिटर्न कर रहा है। तो हमें ये तो पता है कि मैक्सिमम कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नया हमारे पास में सिर्फ इतना सा है कि जो फंक्शन है उससे हम रिटर्न करवा रहे हैं रेफरेंस। तो देखिए कैसे पॉसिबल है, यहाँ पर मैंने सिंपल ए और बी, जस्ट वेट अ मिनट, यस। तो अगर हम बात करें रिटर्न बाय रेफरेंस की, तो देखिए कैसे यूज किया है मैंने यहाँ पे, सिंपल ए और बी दो अलग अलग सिंपल यहाँ पे वेरिएबल्स लिए हैं, ठीक है। अब इन वेरिएबल्स को मैंने क्या किया है, मैक्स फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट पास किया है, ठीक है। तो सिंपल ए और बी यहाँ पर मैंने वैल्यू पास की है, लेकिन जब एग्जैक्टली ये मैक्स फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, ए वेरिएबल का रेफरेंस जो है वो इस ए वेरिएबल में असाइन हो जाएगा। यहाँ पर वेरिएबल के नेम हम चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, एग्जैक्टली ए वेरिएबल जो है यहाँ पर उसका रेफरेंस जो है वो बेसिकली क्या होगा, ये सिंपल ए वेरिएबल। लेट्स से अगर यहाँ पे A1 और यहाँ पर होता B1, ठीक है, तो उसको आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। अब इसका फायदा क्या होता है कि बेसिकली रैम में एक ही ब्लॉक बनेगा जिसका नाम A1 भी होगा और A भी होगा, यानी कि हमने A का एलियास ने क्या डिफाइन कर दिया, A1, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें A1 और B1 की, तो देखिए मैंने क्या किया है, चेक किया है जो सिंपल दोनों वेरिएबल्स हैं उनमें से मैक्सिमम वेरिएबल की वैल्यू कौन सी है, ठीक है। तो लेट्स से कि यहाँ पे 10 और 20 है, तो इस केस में क्या रिटर्न होगा, डेफिनेटली B1 की वैल्यू कितनी थी, 20, ठीक है। यहाँ पर ये भी था हमारे पास में कि B1 में किसका रेफरेंस असाइन हुआ है, B वेरिएबल का, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब क्या होगा, B1 की वैल्यू यहाँ से रिटर्न हो जाएगी, ठीक है, और रिटर्न होने के बाद इस पर्टिकुलर C वेरिएबल में असाइन हो जाएगी, ठीक है। और जब हम C को डिस्प्ले करवाएंगे तो यहाँ पे कितना डिस्प्ले हो जाएगा, 20। यहाँ तक तो सिंपल हो गया कि फंक्शन ने वैल्यू रिटर्न कर दी, ठीक है। अब क्योंकि एग्जैक्टली फंक्शन ने रेफरेंस रिटर्न किया है तो उसको हम कैसे यूज में लेकर आ सकते हैं, देखें आज की क्लास का लास्ट पॉइंट ये रहेगा कि यहाँ पर मैंने क्या किया है, क्योंकि फंक्शन से रेफरेंस रिटर्न हो रहा है, तो अब अगर हम इस फंक्शन में इक्वल करके कोई वैल्यू असाइन करेंगे, तो क्योंकि फंक्शन बाय रेफरेंस मतलब फंक्शन रिटर्न कर रहा है रेफरेंस, तो उसी केस में ये जो तरीका है वो वैलिड है। बाकी जब फंक्शन एड्रेस रिटर्न करता है या वैल्यू रिटर्न करता है, तो उस केस में हम ऐसा कभी भी मेंशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, अगर मैं लिख रही हूँ मैक्सिमम फंक्शन और a कॉमा b और इक्वल करके अगर 100 लिखूंगी, तो 100 वैल्यू किस में असाइन होगी, जो फंक्शन ये रिटर्न कर रहा था, मतलब मैक्स फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा था, B1 का रेफरेंस, ठीक है। तो इस केस में जब मैं यहाँ पर प्रिंट करवाऊंगी, किसको प्रिंट करवाऊंगी, ये देखें अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगी सिंपल B की वैल्यू को, तो यहाँ पर B की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 100, क्योंकि फंक्शन ने क्या रिटर्न किया था, B1 का रेफरेंस, ठीक है। और वो बेसिकली B1 का रेफरेंस क्या था, मैंने बताया था कि B जो है वो बेसिकली B1 का एलियास नेम है, या मैं यूं कहूँ कि B1 जो है वो एलियास नेम है B का, ठीक है। तो इस केस में अब रेफरेंस रिटर्न हुआ था सिंपल B1 का, तो B की जो वैल्यू है वो वापस से इस केस में चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पर रिजल्ट जो रिटर्न होगा वो 100 रिटर्न अगर आप डिस्प्ले करवाओगे, ठीक है। रिटर्न तो B1 का रेफरेंस हुआ था और 100 वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं, कब, जब हम इस तरीके से असाइन करेंगे, ठीक है। तो ये तरीका सिर्फ और सिर्फ कब पॉसिबल है, जब फंक्शन में से हमने बाय रेफरेंस रिटर्न करवाया, ठीक है। देन बाकी ये कंसेप्ट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।